फाइन स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी मेन कोर्स बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 1 की पोएम नंबर 2 फायर एंड आइस। इस पोएम को भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखा है, आप इसको याद कर लीजिए। In this poem, the poet refers to two predictions of how the world will end. जो थीम है पोएम की वो है कि इस पोएम में पोएट दो प्रिडिक्शन यानी भविष्यवाणी, फोरकास्ट, उनकी चर्चा करते हैं कि किस तरह से इस वर्ल्ड यानी दुनिया का अंत होगा। सम से इट विल एंड इन फायर। एक प्रिडिक्शन यानी भविष्यवाणी तो है कि इस दुनिया का अंत फायर यानी अग्नि का मतलब इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि ये जो पूरी अर्थ है, पृथ्वी है, ये एक आग का गोला बन जाएगी और यहाँ पर ह्यूमैनिटी और ह्यूमन बींग्स दोनों खत्म हो जाएंगे। वेयर एज अदर्स से इट विल एंड इन आइस। और दूसरी प्रिडिक्शन यानी भविष्यवाणी क्या है कि इस धरती का तापमान, टेम्परेचर इतना डाउन होता जाएगा कि ये एक बर्फ की तरह ठंडी हो जाएगी और हम सब जानते हैं कि बर्फ पर जीवन नहीं हो सकता। तो ये दो प्रिडिक्शंस, ये दो भविष्यवाणियां हैं कि या तो ये धरती आग का गोला यानी फायर में कन्वर्ट हो जाएगी या बहुत ठंडी यानी आइस की तरह हो जाएगी और इस तरह से इस वर्ल्ड का, इस दुनिया का अंत होगा। According to the poet, fire stands for desire, greed, lust and fury. पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार फायर को सिंबॉलिकली यूज किया गया है और फायर किसका प्रतीक है? डिजायर यानी इच्छाओं का, ग्रीड यानी लालच का, लस्ट यानी भोग विलास की आदत और फ्यूरी यानी क्रोध का। द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई देम द मोर दे ग्रो। जिस तरह से हम आग को जितना रोकते हैं उतनी वो बढ़ती जाती है, ठीक इसी प्रकार हम अपनी डिज़ायर्स को, ग्रीड को, लस्ट एंड फ्यूरी को जितना ज़्यादा अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, अपने लालच को जितना ज़्यादा पूरा करेंगे, अपने क्रोध को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे तो क्या होगा? उतनी ही ज़्यादा और बढ़ते जाएंगे। कौन? डिज़ायर, ग्रीड, लस्ट एंड फ्यूरी। देयर इज़ नो एंड इन इट। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, लालच का कोई अंत नहीं है, लस्ट का कोई अंत नहीं है और क्रोध का कोई अंत नहीं है। डिज़ायर, ग्रीड, लस्ट एंड फ्यूरी स्प्रेड लाइक फायर। तो पोएट कहते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स की डिज़ायर्स हैं, ग्रीड है, लस्ट और फायर, ये आग की तरह फैलती हैं एंड एनगल्फ वंस लाइफ, और इस तरह से किसी के भी जीवन को खत्म कर देती हैं। तो पोएट ने यहाँ पर फायर को सिंबॉलिकली यूज़ किया है कि एक्चुअल में फायर यानी आग नहीं, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स की नेगेटिव टेंडेंसीज हैं, क्या क्या हैं? डिज़ायर है, ग्रीड है, लस्ट है एंड फ्यूरी है, ये सब आग के समान हैं, फायर के समान हैं। वन बिकम्स सेल्फिश एंड क्रूअल ऑल्सो। और जब वो अपनी इच्छाओं को, अपने लालच को, अपने क्रोध को बढ़ाता है या क्रोधी हो जाता है तो क्या होता है? वो सेल्फिश यानी बहुत स्वार्थी हो जाता है। वो ह्यूमन बींग्स के बारे में, ह्यूमैनिटी के बारे में नहीं सोचता है और वो बहुत क्रूअल भी हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेट, इंडिफरेंस, रिजिडिटी, इनसेंसिटिविटी एंड कोल्डनेस। अब जो दूसरी प्रेडिक्शन है कि ये धरती एकदम कोल्ड यानी ठंडी हो जाएगी और फिर इस पर जो सर्वाइवल है, जो जीवन है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो पोएट आइस को भी सिंबॉलिकली यूज़ करते हैं कि आइस किसका प्रतीक है? हेट्रेड यानी घृणा का, इंडिफरेंस यानी उदासीनता का, किसी के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं, रिजिडिटी यानी कठोर, किसी की जो कोमल भावनाएं हैं उन पर ध्यान नहीं देना, इनसेंसिटिविटी यानी इंसान का संवेदनशीलता उसकी खत्म हो जाना, और कोल्डनेस एक ठंडापन, जहाँ पर घृणा होगी, जहाँ पर इंडिफरेंस यानी उदासीनता होगी, जहाँ पर इंसान रिजिड रहेगा और वो इनसेंसिटिव यानी असंवेदनशील होगा तो वहाँ पे कोल्डनेस तो होगी।
तो वन बिकम्स इनसेंसिटिव एंड इनडिफरेंट टुवर्ड्स द फीलिंग ऑफ अदर्स। और इस तरह से इन सब फीलिंग्स के कारण लोग क्या हो जाते हैं, मानव जाति इनसेंसिटिव हो जाएगी और इनडिफरेंट हो जाएगी। और ये जो पूरी धरती है ये कैसी हो जाएगी, यहाँ पर रहने वाले लोगों की जो फीलिंग्स हैं वो कोल्ड हो जाएंगी, एक दूसरे के प्रति उनमें ह्यूमैनिटी नहीं रहेगी। और इस तरह से ये धरती एक आइस बॉल के रूप में कन्वर्ट होकर खत्म हो जाएगी। सो द पोएट सेज दैट बोथ फायर एंड आइस आर ग्रोइंग विद ए रैपिड स्पीड। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहते हैं कि जो फायर वाली फीलिंग्स हैं, फायर को उन्होंने जो सिंबॉलिकली यूज़ किया है कि डिज़ायर्स है, ग्रीड है, लस्ट है एंड फ्यूरी है, तो ये सब बातें ह्यूमन बींग्स के बीच में आग की तरह फैल रही हैं। और आइस को भी सिंबॉलिकली प्रतीकात्मक रूप से यूज़ किया है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो इनसेंसिटिव हो गई हैं, इनडिफरेंट हो गई हैं, रिजिड हो गई हैं, उसमें हेट्रेड यानी घृणा की भावना फैल रही है। तो ये दोनों जो फायर एंड आइस जिनका प्रतीक है, वो फीलिंग्स, वो भावनाएं इस दुनिया में तेजी से बढ़ रही हैं। और या तो ये दुनिया फायर की फीलिंग से या फिर आइस जिसका सिंबल है उन फीलिंग से जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। एंड नाउ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। राइम स्कीम क्या होती है, किसी भी पोएम के लाइन के एंड में जो साउंड है या वर्ड है वो नेक्स्ट लाइन से, तीसरी लाइन से, चौथी लाइन से किस तरह वो साउंड रिपीट होती है वो क्या कहलाती है, राइम स्कीम। इस पोएम को हम पढ़ते हैं तो आपको ये राइम स्कीम बिल्कुल इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, साउंड इज फायर जिसको हम ए लिखेंगे। सम से इन आइस, अब फायर एंड आइस साउंड मैच नहीं हो रही है इसलिए ये हो जाएगा बी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, अगेन फायर एंड डिज़ायर, तो ए को हम फिर से लिखेंगे। आई होल्ड विद दोज हु फेयर फायर, अब यहाँ पर फिर से फायर यानी जो साउंड लाइन 1 में थी वो 3rd में भी है और 4th में भी है लेकिन 2nd में अलग है। तो इसका जो राइम स्कीम पैटर्न क्या हो जाएगा, ए बी ए ए। अब लाइन नंबर 5, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अब ट्वाइस साउंड किससे मैच की, लाइन नंबर 2 में आइस से, तो इसको हम बी लिखेंगे। आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, अब हेट ना तो ए से मैच कर रही है ना बी से, सो ये क्या हो जाएगा सी। टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस, आइस साउंड अगेन लाइन नंबर 2 में आइस से मैच कर रही है और लाइन नंबर 5 में ट्वाइस से, तो ये क्या हो जाएगा बी। टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, अब ग्रेट किससे राइम कर रहा है, हेट से, हेट को हमने दिया था सी, तो ये हो गया बी सी और एंड में आया एंड वुड सफाइस, तो सफाइस किस किस से राइम किया, आइस से, ट्वाइस से, अगेन आइस एंड सफाइस जिसको हमने बी दिया, तो हमारी राइम स्कीम क्या हो गई, बी सी बी। तो इस तरह से ये पोएम की राइम स्कीम है। सो लेट्स रीड आउट द पोएम फायर एंड आइस। पोएम के इंट्रोडक्शन से हम पोएम की थीम के बारे में समझ चुके हैं, इसलिए हमको अब ये पोएम समझना बहुत आसान है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम से इन आइस। पोएट कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं, जो हमारी माइथोलॉजी है, जो हमारी धार्मिक कथाएं हैं, उनके अनुसार कुछ लोगों का ये कहना है कि इस दुनिया का अंत कैसा होगा, इन फायर, यानी ये जो वर्ल्ड है, ये जो धरती है, ये एक फायर बॉल, एक आग का गोला बन जाएगी। धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा और अंत में ये दुनिया नष्ट हो जाएगी। एंड सम से इन आइस, और इसके अलग कुछ लोग कहते हैं कि इस अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होता जाएगा और इतना कम हो जाएगा कि यहाँ पर सब तरफ बर्फ़ होगी और
इस तरह से इस अर्थ का, इस धरती का अंत होगा। तो देयर आर टू डिफरेंट बिलीव्स रिगार्डिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के अंत के दो अलग विश्वास हैं, दो अलग बिलीफ यानी धारणाएं हैं। ये किसके आधार पर है? जैसा कि लोग कहते हैं कि कुछ कहते हैं कि ड्यू टू फायर यानी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उससे ये जो धरती है ये एक बॉल बन जाएगी, आग का गोला बन जाएगी और इस तरह से ये दुनिया नष्ट हो जाएगी। और दूसरे लोग क्या विश्वास करते हैं कि जो टेम्परेचर है वो इतना ड्रॉप डाउन होगा, इतना गिरेगा कि ये एक तरह से कोल्ड प्लेस बन जाएगा, बिल्कुल रेफ्रिजरेटर की तरह बिल्कुल ठंडी पड़ जाएगी धरती, और इस तरह से ये जो धरती है इतनी ठंडी हो जाएगी कि इस पर लोगों का रहना असंभव हो जाएगा और दुनिया का अंत हो जाएगा। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. अब पोएट कहते हैं कि लोग कुछ भी कहें, लेकिन मेरा यह मानना है कि जहाँ तक धरती का अंत होगा वो किससे होगा? फायर से होगा। और यहाँ पर जो फायर का यूज़ किया है पोएट ने, वो कैसा किया है? सिंबॉलिक यूज़ किया है, प्रतीकात्मक यूज़ किया है। यानी फायर किसका सिंबल है? जैसे कि हम पोएम की थीम उसके इंट्रोडक्शन में जान चुके कि जो फायर किसके लिए यूज़ हुआ है? डिज़ायर्स के लिए, इच्छाओं के लिए, ग्रीड यानी लालच के लिए, लस्ट यानी उसकी भोग विलासी प्रवृत्ति के लिए, और फ्यूरी यानी क्रोध के लिए। तो ये जो इमोशंस हैं लोगों के, ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और ये कैसे होते जाएंगे? अनकंट्रोल्ड होते जाएंगे। और जब अनकंट्रोल्ड, ये जो फायर की तरह कि इसको जितना रोकेंगे उतनी ये आग बढ़ती जाएगी और अंत में पीपल विल फाइट विद ईच अदर, एक दूसरे से लड़ेंगे। वो कैसे हो जाएंगे? सेल्फिश हो जाएंगे, क्रूअल हो जाएंगे और अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए आपस में लड़ाइयाँ होंगी, वॉर होंगे, एंड देन द वर्ल्ड विल बी एंड देयर विल बी एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। और इस तरह से इस दुनिया का अंत होगा। तो जो फायर है वो क्या है? यहाँ पर फायर इज द सिंबल ऑफ डिजायर, ग्रीड, लस्ट एंड फ्यूरी एंड अदर नेगेटिव फीलिंग्स। तो जो पोएट हैं वो कहते हैं कि जो वर्ल्ड के एंड होने का एक कारण फायर भी होगा, आग भी होगी, लेकिन सिंबॉलिकली। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश यानी डिस्ट्रॉय होना, बर्बाद होना, ट्वाइस यानी दो बार। आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, लेकिन पोएट कहते हैं कि मान लो दूसरी बार भी दुनिया या किसी दूसरे कारण से इस वर्ल्ड का एंड होगा, तो या ये वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होगा, नष्ट होगा। आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, तो ये कारण हेट का रहेगा, ये कारण घृणा का रहेगा। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, यानी जो दूसरी बार यदि दोबारा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होता है तो उसका रीज़न होगा आइस, और यहाँ पर आइस सिंबॉलिक यूज़ है। इज़ ऑल्सो ग्रेट, और ये जो आइस का रीज़न है वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने का, ये भी बहुत बड़ा रहेगा। आइस यहाँ पर सिंबॉलिकली किसके लिए यूज़ किया गया है? कोल्ड बिहेवियर, ह्यूमन बींग्स का कोल्डनेस टू ईच अदर, एक दूसरे के प्रति ठंडापन, इनसेंसिटिव होना, संवेदनशील नहीं होना, और रिजिड होना, अपनी भावनाओं के प्रति कठोर होना कि यदि वो ग्रीडी हैं तो वो अपनी ग्रीडीनेस को नहीं छोड़ना चाहते हैं। इनटॉलरेंस, उनमें उनकी जो सहन शक्ति होगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, यानी जो उनका बिहेवियर है दैट वुड लाइक अ कोल्ड बिहेवियर, वो एकदम कोल्ड बिहेवियर होगा, लाइक एंड आइस, बर्फ की तरह। और जब इस तरह का बिहेवियर होगा तो ह्यूमन बींग्स, उनमें ह्यूमनिटी ख़त्म हो जाएगी और द वर्ल्ड विल बी एंड देयर विल बी एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। तो पोएट कहते हैं कि या तो इस धरती के अंत का कारण फायर, फायर का मतलब जो उसकी डिज़ायर्स हैं, अनलिमिटेड डिज़ायर्स हैं, अनकंट्रोल्ड डिज़ायर्स हैं, या फिर आइस, आइस यानी इनसेंसिटिवनेस, उसकी भावनाओं की संवेदनहीनता, एक दूसरे को देख ना पाने की, एक दूसरे को समझ न पाने की कोल्डनेस, ये
इस धरती को खत्म होने के कारण रहेंगे। एंड वुड सफाइस, और यही रीज़न सफाइस यानी सफिशिएंट है। तो ये बहुत छोटी सी लेकिन बहुत ही इसका जो मीनिंग है वो काफ़ी डीप है, और हमको इसके मीनिंग से शिक्षा लेनी चाहिए। उससे हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि यदि हम अपना जो डिज़ायर्स हैं, जो अपना ह्यूमन हमारा बिहेवियर है, दैट इज़ लाइक फायर एंड आइस, यदि हमने उसको नहीं छोड़ा तो देयर विल बी द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। और अब हम इस पोयम में पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा यूज़ की गई पोएटिक डिवाइसेस को समझेंगे। पोएटिक डिवाइसेस क्या होती हैं ये आपने पोयम डस्ट ऑफ स्नो में बहुत अच्छे से समझ लिया है, और पूरी पोएम्स में आप बार बार इन डिवाइसेस को पढ़ेंगे, इसलिए इनको अच्छे से इनकी डेफिनेशन को समझ लीजिए। फर्स्ट वन इज एनाफोरा। एनाफोरा क्या कहलाता है? रिपीटिशन ऑफ ए वर्ड और एक्सप्रेशन एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर लाइन, यानी जब दो या दो से अधिक लाइन की शुरुआत एक ही शब्द से हो या एक ही एक्सप्रेशन से हो तो उस पोएटिक डिवाइस को क्या कहते हैं? एनाफोरा। जैसे लाइन 1 और लाइन 2 को देखिए, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, और दूसरी लाइन किससे शुरू होती है? सम से। तो दोनों लाइन की जो बिगिनिंग है, स्टार्टिंग है, वो सम से हो रही है, तो इस पोएटिक डिवाइस को कहेंगे एनाफोरा। एलिट्रेशन, ये हमने फर्स्ट पोएम में भी पढ़ा था। रिपीटिशन ऑफ द सेम साउंड यूज्ड एट द बिगनिंग ऑफ द नियरली प्लेस्ड वर्ड्स, यानी ऐसे शब्द जो कि पास पास हों और उनमें एक ही साउंड का या एक ही लेटर का रिपीटिशन हो रहा हो, तो उसको कहते हैं एलिट्रेशन। कैसे? जैसे लाइन 1 में देखिए, वर्ल्ड विल, WW, लेटर का रिपीटिशन हो रहा है और साउंड भी सेम है। फिर सेकेंड लाइन में, लाइन नंबर 4 में देखिए, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, F यानी फ और फ साउंड, और दोनों ही वर्ड बिल्कुल पास पास हैं और दोनों का जो शुरुआत है वो एक ही साउंड से हुआ है, इसलिए हम इस डिवाइस को कहेंगे ऑलिट्रेशन। पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन किसे कहते हैं? जब इनएनिमेट यानी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को पर्सन की तरह, व्यक्ति की तरह यूज़ किया जाता है। जैसे इस पोएम में आइस और फायर को पर्सोनिफाइड किया है, यानी आइस को एक व्यक्ति मान लिया गया है और फायर को भी। नहीं तो बर्फ़ और आग कभी पूरी दुनिया को नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन उनको उनकी टेंडेंसी को, जो इंसान की टेंडेंसी है, ह्यूमन बींग्स के नेगेटिव गुण हैं, उनको यहाँ पर आइस और फायर के द्वारा एज ए पर्सन मानकर ट्रीट किया गया है। तो ये क्या है? पर्सोनिफिकेशन। इमेजरी। इमेजरी का मतलब है कि विजुअलाइजेशन ऑफ द पोएटिक डिस्क्रिप्शन थ्रू आवर सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसरी ऑर्गन्स यानी जो हमारी इंद्रियां हैं वो उनको महसूस कर पाएँ। किसी भी चित्र का, किसी भी सीन का इतना अच्छा शब्दों के द्वारा चित्रण करना कि हमारी इंद्रियां उसको महसूस कर पाएँ, यानी ऐसा शब्द चित्र हो जो हमारे आँखों के सामने हमारी आँखें महसूस कर पाएँ, या फिर हम उसको यदि म्यूज़िकल कोई थीम है तो हमारे कान उस म्यूज़िक को शब्द होते हुए भी महसूस कर पाएँ। इस पोएम में भी इमेजरी का बहुत ही अच्छा पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है कि आइस और फायर के द्वारा किस तरह से ये वर्ल्ड एंड हो जाएगा। इसको यदि हम पूरी पोएम को पढ़ें तो ये हमारे सामने शब्द चित्र वैसा का वैसा बन जाएगा। तो ये डिवाइस कहलाती है इमेजरी। सिंबॉलिज्म। सिंबॉलिज्म होता है प्रतीक में, यानी वो वस्तु वैसी नहीं है पर उसको उसका प्रतीक मान लिया गया है। कैसे? यूज ऑफ सिंबल्स टू सिग्निफाई सम आइडियाज बाय यूजिंग देयर सिंबॉलिक मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम देयर लिटरल मीनिंग, यानी जो वास्तविक मीनिंग है उस मीनिंग को ना ध्यान में रखकर उनका प्रतीकात्मक मीनिंग का इस्तेमाल किया गया। जैसे फायर का मतलब आग, लेकिन यहाँ पर फायर किस चीज़ के लिए? डिज़ायर्स के लिए है। और आइस का मतलब बर्फ़ है, लेकिन यहाँ पर आइस किसका सिंबल माना गया है? हेट्रेड का, रिजिडिटी का, जेलस का, इंडिफरेंस का और इंटॉलरेंस का। तो आइस और फायर ये सिंबॉलिक यूज़ हैं
ह्यूमन बीइंग के नेगेटिव बिहेवियर का। और अब एजोनेंस। एजोनेंस पोएटिक डिवाइस में रिपीटिशन ऑफ सेम वावल साउंड इन डिफरेंट वर्ड्स इन द सेम लाइन। इसमें एक ही लाइन में अलग अलग शब्दों में वावल साउंड का रिपीटिशन होता है। यानी जो वावल साउंड है, वावल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो इनका रिपीटिशन होता है और वो शब्द के शुरू में नहीं, कहीं पर भी हो सकता है, पर एक ही लाइन में। कैसे? जैसे लाइन नंबर 4 देखिए, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। इसमें होल्ड में ओ साउंड है, देन दोज, फिर हु में एंड फेवर, सभी में वाउल साउंड ओ का रिपीटिशन हो रहा है। तो ये पोएटिक डिवाइस क्या कहलाएगी? एजोनेंस। एंजेममेंट, it is a line or clause that does not come to an end at a line break. इस पोएटिक डिवाइस में कोई भी लाइन या कोई क्लॉज लाइन के ख़त्म होने पर वो पंक्चुएशन के द्वारा वो लाइन ख़त्म नहीं होती है, बल्कि वो नेक्स्ट लाइन में बढ़ जाती है। जैसे कि आप पोएम में देखिए, लाइन नंबर 1 है एंड इन फायर, उसके बाद वहाँ पर कोई पंक्चुएशन नहीं है और नेक्स्ट लाइन में सम से इन आइज, इसके बाद में फुल स्टॉप है। और अगली लाइन में देखिए, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, यहाँ पर कोई पंक्चुएशन नहीं है जबकि लाइन ख़त्म हो रही है। और पंक्चुएशन कहाँ पर आता है? नेक्स्ट लाइन में, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो यहाँ पर ये जो पोएटिक डिवाइस है इसको क्या कहेंगे? एंजेममेंट। इस तरह से हम लोगों ने फायर एंड आइस को बहुत ही डिटेल्ड स्टडी में पढ़ा और आप इस पोएम को बार बार पढ़ें और इसकी पोएटिक डिवाइसेस को समझें तो निश्चित रूप से आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी।